इस समय हम मुंबई के समाजवादी के कार्यालय में हैं, ऑफिस में हैं, जहाँ पे कि हमारे साथ में एक शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है फ़ाद। फ़ाद कहने पर सिर्फ आप नहीं जान पाओगे। फ़ाद जी काफ़ी समय से जो है सोशल वर्क, समाज के विभिन्न घटकों के लिए उनकी आवाज़ बनकर अन्याय के खिलाफ चुनौती देते रहे हैं। चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे वो विपक्ष हो, सभी के सामने जिस तरीके से कहा जाए एनआरसी, सीएए, इस तरीके का जो कानून लाया गया उसके खिलाफ भी उन्होंने काफ़ी लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ी और युवाओं के साथ में मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काफ़ी लंबी लड़ाई उस कानून को लेकर उन्होंने लड़ी। जैसे कि उनका मानना था कि ये कानून काला है, जिसके तहत भारत में रहने वाले मुसलमान भी इसके जद में आएंगे और वो भी इस काले कानून का शिकार बनेंगे। मैं बात करूं फ़ाद जी की तो सिर्फ एनआरसी सीए ही नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरीके से जो उच्च स्तरीय नौकरशाह है उनके खिलाफ ये हमेशा से लड़ते रहे हैं। नौकरशाहों के खिलाफ, बड़े नेताओं के खिलाफ जो है इन्होंने अपनी आवाज़ें बुलंद की हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ी है और उनके लिए कहीं ना कहीं चुनौती बने हैं। मगर इस समय बात कर रहा हूँ मैं समाजवादी की, क्योंकि मैं समाजवादी के दफ्तर में बैठा हूँ और अनकरीब ही कुछ ही समय पहले फ़ाद जी जो है समाजवादी से जुड़े हैं, जिनको के एक बड़ा कार्यभार उनके कंधे पे सौंपा गया है। वो है यूथ विंग के जो है महाराष्ट्र और मुंबई के प्रेसिडेंट पद पर उन्हें चुना गया है, जिसे कि खुद मुंबई के जो महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं एमएलए अबू हाशिम आज़मी द्वारा उन्हें इस पद से सम्मानित किया गया है। मैं वक्त गवाए बिना उनसे जानना चाहूँगा कि सिर्फ समाजवादी को ही चुनने का क्या कारण था, क्योंकि कई अन्य पक्ष और भी हैं जो राज्य में, देश में काम कर रहे हैं। फ़ाद जी, पहला सवाल तो आपको पद मिला, तो आप जो पद आपको दिया गया है, क्या उस पद से आप संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, पद जब आप किसी पार्टी में काम कर रहे होते हैं तो पद से ज़्यादा वो एक जिम्मेदारी होती है और पार्टी एक माँ की तरह होती है। संगठन जो है वो इंसान को पहचान देता है और मैं तो शुक्रगुजार हूँ अबू हाशिम आज़मी साहब का कि मैंने कल ही पार्टी ज्वाइन की और उन्होंने जो युवाओं का सबसे प्रतिष्ठित पद था मुंबई और महाराष्ट्र दोनों प्रदेशों में, उन्होंने मुझे वो उसकी जिम्मेदारी दी और मैं इस बात का वादा किया है कि युवाओं के, गरीबों के, दलितों के, मुसलमानों के मुद्दे पूरे युवाओं के साथ मिलकर, जो बेरोज़गारी का आज आलम इस देश के अंदर है, आज युवाओं में जिस तरह की बेरोज़गारी, आपने देखा पिछले कुछ दिन पहले ही संसद में एक डेटा पेश किया गया कि 21 करोड़ लोगों ने रोज़गार मांगा लेकिन सिर्फ 7 लाख लोगों को सरकार रोज़गार दे पाई। तो इन सारे तमाम मुद्दों को लेके हम लोग संघर्ष करेंगे और बिल्कुल संतुष्ट हैं। अध्यक्ष जी ने एक बहुत बड़ा विश्वास हमारे कंधों पे और हम पे जताया है। उस विश्वास को पूरा करने के लिए दिन रात हम मेहनत करेंगे। जी, फ़ाद जी, जिस तरीके से आपने कहा कि आप पे काफ़ी भरोसा जताया है उन्होंने, आने वाला समय महानगर पालिका के चुनाव का भी है, तो फ़ाद जी किस तरीके से ज़मीनी स्तर पर तैयारियां आप करेंगे और किस तरीके से समाजवादी को फैलाने का काम आप महाराष्ट्र में करेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने कहा, हमारी पहली परीक्षा जो है आने वाला बीएमसी चुनाव है। हम लोग आज से ही, बल्कि आज भी हमारी उसको लेके मीटिंग हुई, आने वाले वक्त में हम वार्ड लेवल पे, बूथ लेवल पर अपने लोगों को जोड़ेंगे और जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से आने वाले दिनों में चुनाव लड़ेगी। और आप देखें, अगर प्रदेश का माहौल देखें तो समझ में नहीं आ रहा है कौन किसकी तरफ है और जिस तरह की उथल पुथल महाराष्ट्र की राजनीति में हुई है। और आपने पिछले दिनों देखा गवर्नर जी ने जो मराठी अस्मिता के खिलाफ जो एक बयान दिया, मुझे बहुत उस बात की तकलीफ भी है। तो इस अस्थिरता में समाजवादी पार्टी ही एक बेहतर विकल्प दे सकती है। समाजवादी पार्टी ही सिर्फ गरीबों की आवाज़ बन सकती है। अब तक बीएमसी में क्या होता है, बीएमसी के अंदर एक इलाकों का ज़्यादा विकास होता है। आप वर्ली में चले जाएं तो आपको दिखेगा वहाँ लाइट से लेके हर चीज़ दिखेगी। आप जब धारावी में पहुँचेंगे वहाँ क्यों नहीं, जब सेम वीएमसी है, मुंबई का हर नागरिक जो है समान है, तो उनके लिए समान व्यवस्थाएं क्यों नहीं है। जो माइनॉरिटी दलितों के इलाके हैं वहाँ के रोड ज़्यादा ख़राब होते हैं और इलाकों में जाओ रोड जल्दी, अगर वहाँ ख़राब भी होते हैं तो जल्दी सही हो जाते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है जो युवा शक्ति
और हमारे साथ जुड़ रही है लगातार। कल के प्रोग्राम में आपने देखा हज़ारों की संख्या में लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली, उसमें 90% लोग जो थे युवा थे। हम इस युवा शक्ति का इस्तेमाल करते हुए पुरजोर तरीके से आने वाले बीएमसी चुनाव में एक विकल्प और एक अच्छा विकल्प लोगों के बीच में जाएंगे। अब तक बहुत करप्शन हो चुका बीएमसी में, कुछ काम नहीं हो पाया है, अब हम एक विकल्प, मजबूत विकल्प बन के उभरेंगे। बिल्कुल। फाज जी, अगर मैं जानना चाहूँ, जिस तरीके से कई अन्य पार्टियां महाराष्ट्र के अंदर है, बड़े दलों की बात करूं तो शिवसेना है, फिलहाल तो टूटने के कगार पर है, और जो राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, कई अन्य पार्टियां हैं जो अपने आप को सेकुलर कहती है, गरीबों के हक में लड़ने वाली पार्टी कहती है, तो उन्हें छोड़कर समाजवादी को ही चुनने के पीछे का क्या कारण रहा? क्यों आपने समाजवादी का दामन थामा, और क्या अंतर नज़र आया अन्य पक्षों में और समाजवादी में? देखिए, उस समाजवादी को चुनने का कारण मेरा बैकग्राउंड रहा। आपने देखा हमने लगातार संघर्ष किया बहुत सारे मुद्दों पे, चाहे वो फ़ी हाइक का मुद्दा हो, सीएनआरसी का मुद्दा हो, गरीब जोगी बस्तियों में गरीबी का मुद्दा हो, हमने सारे मुद्दों पे संघर्ष किया। हमारे बहुत सारे साथी इन आवाज़ उठाने के कारण जेलों में हैं। मेरे बहुत सारे अपने दोस्त जिनके साथ मैंने इस लड़ाई को लड़ा है, लड़ाई को सीखा है, उमर खालिद, मीरान हैदर, जितने लोग हैं, बहुत सारे ऐसे साथी जेल में हैं। तो मैं कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहता था जहां पर मुझे उनकी आवाज़ उठाने के लिए या फिर इन तमाम मुद्दों के लिए बोलने के लिए पार्टी की से कोई दिक्कत और अड़चन आए। अबू आसिम आज़मी साहब खुद एक बहुत बेबाक आवाज़ हैं, हर मुद्दे पर बहुत बेबाकी से वो आवाज़ उठाते हैं। उन्होंने मुझे बिल्कुल इस बात का आश्वासन दिया कि तुम जिस तरह से आज तक आवाज़ उठाते रहे हो, तुम पूरी मजबूती से आवाज़ उठाओ। समाजवाद की जो विचारधारा है, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हों, नेताजी हों, मुलायम सिंह यादव जी हों, या राम मनोहर लोहिया जी हों, वो तो इस बात को कहा करते थे। राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाता है, कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनको एक मजबूत विपक्ष जो है हमें सड़कों के थ्रू देना होगा। तो उस विचारधारा पे मुझे पूरा यकीन करते हुए मैंने एक अपना रास्ता चुना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जो तमाम साथी पूरे देश भर में जिन्होंने मेरे संघर्ष में हमेशा साथ दिया है, वो इस फैसले में मेरा सहयोग कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में जिस तरह से हम लड़ाई लड़ रहे थे आज तक, पिछले 10 सालों में जो हमने संघर्ष किया है, वो संघर्ष अब जारी रहेगा, और ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा ताकत के साथ उस संघर्ष को सेम स्पिरिट में हम लड़ेंगे। फाज जी, अगर मैं जानना चाहूँ, क्या आपके साथ में जो युवा जुड़े हैं, क्या आने वाले समय में समाज के विभिन्न मुद्दों को लेकर सड़कों पे क्या समाजवादी नज़र आएगी? नहीं, बिल्कुल, मैंने बोला समाजवादी चुनने का ही यही कारण है। समाजवाद की प्रस्तावना का मतलब ही ये है कि एक अमीर और एक गरीब को बराबर समान शिक्षा का अधिकार मिले, समान स्वास्थ्य का अधिकार मिले। तो समाजवादी जो आंदोलन है या जो समाजवाद की विचारधारा है, वो आंदोलन से ही पनपी है। हम लोग आंदोलन करके ही, और मैंने आपको जैसे राम मनोहर लोहिया जी के बारे में बताया, नेताजी ने बहुत संघर्ष किया, मुलायम सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर, अखिलेश यादव जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर साइकिल चला के संघर्ष किया। तो बिल्कुल आपको लगातार हर मुद्दे पे हम सरकार से लड़ेंगे, जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनसे लड़ेंगे, भिड़ेंगे, और अपने जो लोग हैं, हमारे जो पूरे बम्बई की जो जनता है, उनके काम कराएंगे। और ये लड़ाई जो है आज शुरू हुई है, लेकिन ये बहुत आगे जाएगी। बिल्कुल। सर, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ। महानगर पालिका में कई सालों से शिवसेना की सत्ता रही है, उस किले को जो है भेद पाना कई अन्य दलों के हद में नहीं रहा है, तो समाजवादी क्या उस विकल्प के तौर पर जनता को नज़र आ रही है? क्या वो किले को भेद पाएगी? क्या वो महानगर पालिका में बड़ी संख्या में बहुमत के साथ में सीटें ला पाएगी? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूँ कि बगैर समाजवादी पार्टी के आने वाले वक्त में कोई भी मेयर नहीं बना पाएगी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। हम इतनी मजबूती और ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। शिवसेना को तो शिवसेना के लोगों ने धोखा दे दिया, अब वो किला बचा ही कहाँ जो उसको भेजा जाए। जिस तरह से कार्य हो रहा था बीएमसी के अंदर, वो सबको पता है, सबका जो है वो करप्शन से जो है लोग विलुप्त थे। अब हम उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में हम इतनी ताकत से चुनाव लड़ेंगे कि हमारे बगैर कोई भी समाज जो है वो बीएमसी की सत्ता पे नहीं बैठ पाएगा। बिल्कुल। फाज जी, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा। देश में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाई जा रही है केंद्र की तरफ से, महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि सामान्य नागरिक की रीढ़ की हड्डी पे चोट करने वाली महंगाई है।
आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे पे क्या समाजवादी रास्ते में उतरेगी? जिस तरीके से बड़ी संख्या में जो सामान्यतः बेरोजगारी देश भर में फैल रही है और ऊपर से जो है महंगाई जो है डायन बनकर सर पे तांडव कर रही है जनता के, तो उसके विरोध में क्या महाराष्ट्र से केंद्र तक समाजवाद की आवाज़ पहुंचेगी? आपने बोला कि समाजवादी उतरेगी, मैं आपको याद दिलाऊं कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी उतर चुकी है। बम्बई के अंदर एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जिसने महंगाई के मुद्दे को बना के आंदोलन किया, मुझे लगता है उस दिन हमारी मुलाकात भी हुई थी। तो समाजवादी पार्टी बिल्कुल लगातार संघर्ष कर रही है। समाजवादी पार्टी गरीबों की पार्टी है, ठीक है, उन लोगों की पार्टी है जो समाज के अंदर दबे कुचले हैं, वंचित हैं। तो हम बिल्कुल उनकी लगातार आवाज़ उठाएंगे और आने वाले दिनों में आप अलग अलग तरीके से आंदोलन देंगे। लेकिन मैं अपने देश के जो चाय वाले, अच्छी बात थी एक चाय वाले जो है वो देश के प्रधानमंत्री बने, ये किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज चाय बेचने वाले ने जो है वो आज जो लोग दूध और लोग जो टपरियों पे चाय बेच रहे हैं उनकी परवाह नहीं करी और उस पे ही जीएसटी लगा दिया। ये बड़ी दर्दनाक बात है। कम से कम उन लोगों के बारे में तो सोचते, अगर वो उस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं तो उनको उनका संघर्ष पता होगा कि आप जो है खाद्य पदार्थों पे भी जीएसटी लगाएंगे। ये किस तरह की देश की हम परिकल्पना कर रहे हैं। ये भूले नहीं कि हंगर इंडेक्स के अंदर आज भी हमारा देश बहुत ऊपर है। सर एक चलते चलते एक और आखिरी सवाल, ईडी क्या आपको लग रहा है एक स्वतंत्र जांच एजेंसी रह गई है? ये सरकार के अधीन काम करने वाली सत्ताधारी पार्टियों के हाथों नाचने वाली कठपुतली बन चुकी है। देखिए, पहले हम लोग सुनते थे कि सीबीआई जो है वो पिंजरे में बंद एक तोता है, लेकिन मैं आप सच बताऊं, ईडी जो है भारतीय जनता पार्टी का एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। जिस तरह महिला मोर्चा होता है, जिस तरह युवा मोर्चा होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, इसी तरह ईडी भी एक मोर्चा है भारतीय जनता पार्टी का कि जो यहाँ आएगा वो खुश है, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी में आएगा उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाए जाएंगे। आपको याद होगा यशवंत यादव जी जो स्क्रीनिंग कमेटी के, स्टैंडिंग कमेटी के 10 साल चेयरमैन रहे, अब ये होता था आज गिरफ्तार होंगे, कल गिरफ्तार होंगे, परसों गिरफ्तार होंगे। बम्बई में इस तरह की खबरें चलती थी। जब से यामिनी यादव जी उनके एमएलए हैं, एमएलए जब से उन्होंने सिंधे ग्रुप और जो कि बीजेपी के साथ हैं ज्वाइन किया, आपको इस तरह की खबर ही नहीं आती। तो ईडी कुछ नहीं है, ईडी एक तरीके का बीजेपी का फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हमने ज़िंदगी भर संघर्ष किया है, ईडी के खिलाफ भी लगातार बोलेंगे। हमने इस तरह की कोई चीज़ कही नहीं है। भाई आज अगर आप देखें, इस देश को दूसरे आज़ादी के आंदोलन की ज़रूरत है, क्योंकि देश के अंदर एक मतलब अघोषित आपातकाल चल रहा है। जो भी सत्ता से सवाल पूछेगा उसको जो है उठा के पुलिस में डाल देंगे। जुबैर के साथ क्या हुआ, दिल्ली राइट्स में झूठे लोग बयान, मतलब झूठे जो है मुकदमों में लोगों को फंसाएगा। तो ये देश का मुश्किल दौर है, लेकिन हारने वाले नहीं हैं। ये संघर्ष जारी रहेगा। जब अंग्रेज़ों से इतने साल लड़के हमने लड़ाई लड़ी, आज जो हमारे देश की संस्थाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जुडिशरी से लेके तमाम संस्थाओं को जिन्होंने इस्तेमाल को बिल्कुल पॉलिटिकल तरीके से उनका इस्तेमाल हो रहा है, उसके खिलाफ भी समाजवादी पार्टी लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, कोई भी ताकत, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो आरएसएस हो, वो ये बात जान लें, इस देश की कुर्बानी में हर समाज के हर व्यक्ति ने जो है कुर्बानी दी है। और ये देश तभी बनेगा जब इस देश के लोग तरक्की करेंगे। आज इस देश के लोगों को जो बांटा जा रहा है, नफरत जो फैलाई जा रही है, इससे देश कमज़ोर हो रहा है। अगर कोई भी अपने आप को राष्ट्रभक्त और देशभक्त कहता है, वो ये जान लें कि देश जो है वो नक्शा खींच देने और लकीरें खींच देने का नाम नहीं है। देश बनता है देश के लोगों से, और जब तक देश के लोग जो है तरक्की नहीं करेंगे, हमारा देश तरक्की नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपने सुना, ये थे फ़ाद जी, जिन्होंने अनकरीब ही समाजवादी पार्टी का दामन थामा है और कई वर्षों से इन्होंने जिस तरीके से लड़ाई लड़ी और कई दबे कुचलों के ख़िलाफ़, जैसे उनके लिए आवाज़ उठाना हो, जैसे मैंने इससे पहले भी कहा कि काफ़ी कुछ जानकारियां मैंने फ़ाद जी के बारे में आपको पहले ही दे चुका हूं। मेरे पीछे एक तख्ती लगी हुई है, मैं कैमरामैन को चाहूँगा कि वो दिखाए द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा था, उसका पहला पन्ना प्रतीकीय तख्ती है जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा गया है। मगर क्या देश में संविधान सुरक्षित है? क्या देश की जांच एजेंसियां सही मायने में बड़ी बेबाकी से
जो है काम कर रही है, ये सभी जनता के और सभी लोगों के मन में उठता एक सवाल है, जिसका जवाब मुंबई महाराष्ट्र के अंदर सरकार के तख्ता पलट में देखने को मिला। और केंद्र में बैठी हुई सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से अनाज पर, खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगाई जा रही है कि सामान्य आदमी के मुंह का निवाला तक छीनने का काम जो है केंद्र में बैठी सरकार कर रही है। एक तरफ तो युवा रोजगार को लेकर रो रहे हैं और दूसरी तरफ है सरकार जो है महंगाई आए दिन बढ़ाई जा रही है। मगर फाद जी ने जिस तरीके से कहा कि हम लोग रास्ते पे उतरेंगे और जनता जो है इन सत्ताधारियों से सवाल करेगी कि भैया हमने आपको सत्ता के शिखर पर बिठाया मगर तुमने हमें क्या दिया। जो 2014 से जिस तरीके से शासन भाजपा का चला आ रहा है, उसकी चोट कहीं ना कहीं सामान्यतः जनता को और देश के विरोधी पक्ष को, दोनों को ही झेलनी पड़ी है। जिस तरीके से फाद जी ने कहा कि आने वाले समय में समाजवाद के लोग जो है, समाजवादी पक्ष के लोग जो हैं रास्तों में बड़ी संख्या में उतरेंगे और इस कूटनीति और इस रणनीति के खिलाफ जो है, केंद्र की जो रणनीतियाँ हैं उसके खिलाफ आवाज़ बनेंगे। अब देखना ये होगा कि आने वाला जो आने वाला काल है वो सामान्य जनता के लिए और हमारे और आपके लिए कौन सा समय लाता है और कौन सी कठिनाइयों का हमें सामना करना पड़ता है। क्या संविधान सुरक्षित रह पाता है, ये भी देखने का विषय होगा। कैमरामैन साटविलकर के साथ सईद शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।